नहीं, बस पहले ये हो जाए, फिर इस बारे में सोचते हैं। हयाम ने फ़ाइल बंद करते हुए कहा, वो तो शुक्र था कि इस दिन जाने से पहले असगर, हयात और पप्पो में मैंने ट्रैकिंग चिप लगा दी थी, वरना इन तक पहुंचना मुश्किल होता। लैपटॉप पे स्क्रीन पर शो होती लोकेशन को देखकर कहा तो और हमने इस बात में सर हिलाया। और जो चिप मैंने तुम्हें बिसाम को देने के लिए दी थी, इसका क्या? इस चिप की लोकेशन अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई। और हमने सवालिया लहजे में पूछा। मैंने कल रात ही दी थी बिसाम को और कहा था कैसे भी करके फ़रा में वो चिप इंस्टॉल कर दे, शायद अभी तक वो कर न सका हो। हाय, हमने कंधे झुकाकर कहा तो अरम ने गहरी सांस लेकर फाइल समेटी और खड़ा हुआ। तुम पूछ लो बिसाम से, वरना फिर मैं कुछ करता हूँ। आराम के कहने पर हयाम ने इस बात में सर हिलाया। नहीं, फिक्र मत करो, वो कर लेगा। अगर ना कर सका तो मैं मैनेज कर लूँगी। हयाम के कहने पर हमने इस बात में सर हिलाया और कदम बाहर की जाने बढ़ाए। बिसाम रोज़ आता था मगर माइसा इससे नाराज़ ही थी। मगर हयाम के समझाने पर कि सब ठीक हो जाएगा, तो इसने आज बिसाम से बात करने का सोचा। इतने दिनों से तो वो ज़हनी दबाव का शिकार थी। ये बात वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि बिसाम की ज़िंदगी में कोई और हो। मायसा जितनी भी मजबूत की ना हो, मगर अपनी जगह बिसाम की बीवी के रूप में किसी और को देखना इसके लिए काफ़ी तकलीफ दे था। आज वो दिल से बिसाम के लिए तैयार होना चाहती थी। वो जानती थी कि बिसाम भी इतने दिनों से शदीद परेशानी में मुब्तला है। लाइट सा मेकअप करके दोनों हाथों में कांच की चूड़ियाँ पहनी, चॉकलेट ब्राउन बालों को पोंछ पर लगाकर जो परफ्यूम स्प्रे किया, खुद का तनफीरी जायज़ा लेकर टेरेस के दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ हल्की-हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। हेयर ब्रश टेबल से उठाकर बालों में फेरा और कदम व्हाइट पैलेस की जानिब बढ़ाए, क्योंकि अनान से फ़ोन पर बात करते हुए पता चला कि विसाम घर पर ही है। बिसाम जैसे ही शॉवर लेकर बाहर आए तो रूम में फ़रा को देखकर माथे पर बेशुमार बल नमूदार हुए। मायसा की इस दिन की हरकत के बाद से फ़रा वापस से अपने कमरे में चली गई थी, मगर आज वो फिर अपने सामान समेत बिसाम के बेडरूम में थी। हयाम की बात याद आने पर बिसाम ने कुछ कहने की बजाय कबर्ड से वो चिप निकाली और रूम में आया। यहाँ क्या कर रही हो तुम? बिसाम ने सख्त लहजे में कहा तो फ़रा ने कदम इसकी जानिब बढ़ाए। अपने शौहर के कमरे में क्या करते हैं? बिसाम के नम बालों में हाथ फेरते हुए कहा तो बिसाम ने खौंखार नज़रों से फ़रा को घूरा। बहुत जल्द नहीं ख्याल आ गया शौहर के कमरे का? बिसाम ने तंज़िया लहजे में कहा तो फ़रा ने दाँत पीस कर उसे देखा। इस दिन लोगों को तो मेरी मोहब्बत की निशानियाँ दिखा रही थी, मगर मुझे तो देखना ही नसीब नहीं हुई। फ़रा की गर्दन पे उँगली ड्रेस करते हुए कहा तो फ़रा पटक कर पीछे हुई तो बिसाम ने उबरूज का आकर इसे देखा। क्या शौहर हूँ ना तुम्हारा, तो फिर ये ड्रामा किस बात का? वैसे भी कौन सा पहली बार करीब आ रहा हूँ तुम्हारे? बिसाम ने गर्रा कर कहा तो फ़रा ने अपना खुश्क पड़ता हलक तर कर कर बिसाम को देखा, जिसके चेहरे के तासुरात सपाट थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस फ़रा ने अपने बाजू बिसाम की गर्दन पे हाइल करते हुए शर्मा कर कहा। तो बिसाम ने खौफ से इस बला को देखा। अगर चिप लगाना ज़रूरी ना होता तो उसके बाजू काट देता। फ़रा के बाल मुट्ठी में दबोच के इसकी कमर पे बाजू हाइल करके इसका रुख बदला और गर्दन से बाल हटाकर अपने दाँत वहाँ गाड़े। ये हरकत बिसाम ने इसके लिए इसलिए की थी कि ताकि फ़रा को चिप महसूस ना हो। तो तकलीफ़ से फ़रा ने सिसक कर बिसाम को रोकना चाहा, जो अब गर्दन पे चिप लगा रहा था, जबकि फ़रा बिसाम की सख्त गिरफ्त में तड़प कर रह गई कि तभी रूम का दरवाज़ा खुला तो बिसाम ने फ़रा की गर्दन से सर उठाकर बाएँ जानिब देखा, जब मायसा आँखों में बेयकीनी लिए बिसाम को देख रही थी। मायसा को रूम में देखकर फ़रा ने मुस्कुराते हुए रुख बदलकर बिसाम के सीने पे चेहरा छुपा लिया, जबकि बिसाम फ़क चेहरे से कभी मायसा को देखता, जो नीली आंखों में आंसू भरे बेयकीनी लिए बिसाम को देख रही थी, और अब कभी खुद के गले लगी फ़रा को। मायसा ने हाथ में थामे गुलाब के फूल को ज़ोर से मुट्ठी में मसला तो कतरा कतरा खून ज़मीन पे गिरने लगा और फूल को बिसाम की तरफ उछालते हुए रोते हुए बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। जबकि बिसाम ने किसी अछूत की तरह फ़रा को खुद से पड़े धकेला और बाहर की जानिब दौड़ लगाई। माई साहब, बात सुनो मेरी, एट सेड स्टॉप इट राइट नाउ, बिसाम ने चिल्लाते हुए कहा, जबकि मायसा के कदमों में तेज़ी आती जा रही थी। अपने आंसू पोंछते हुए जैसे ही सड़क के दरमियान में आई तो बिसाम ने मायसा का दुपट्टा खींच कर उतारा, जिससे मायसा तड़प कर पलटी, जबकि बिसाम ने इस दुपट्टे के दोनों सरों को थाम कर मायसा के सर से गुजार कर अपने और मायसा के वजूद को इसमें छुपाया। मायसा भी कुछ समझती कि बिसाम ने कमर पे हाथ डालकर मायसा को खुद में बीचा और मायसा के नरम लबों को अपनी सख्त गिरफ्त में ले लिया,
जबकि बसाम की जानलेवा लम्स से मायसा ने तड़प कर खुद को आज़ाद करवाना चाहा, पर अपनी कमर पर होठों पर लम्हा लम्हा बढ़ती बसाम की शिद्दतों से अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। मायसा की सांसों को पूरी शिद्दत से खुद में उंडेलते बसाम मायसा की खुशबू में बहकने लगा। मायसा की बेतरतीब हुई सांसों को महसूस करके नरमी से पीछे हटा तो मायसा ने गहरे गहरे पड़ते बसाम को बस खुद से दूर धकेला, जिस पर बेसाम ने खौनखान नज़रों से मायसा को देखा और उसका ज़ख्मी हाथ अपनी हाथ में दबोच कर सामने किया। हथेली पे चोट के निशान देखकर बेसाम ने सख्ती से अपने लब पीछे, जबकि बारिश की बूंदें हथेली पे गिरकर खून को साफ कर रही थी। हाथ छोड़ो, अभी इस बीवी से दिल नहीं भरा जो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। बेसाम से अपना हाथ छुड़वाते हुए चिल्ला कर कहा। जब जब वो मंजर आंखों के सामने आता था, मायसा को लगता था कि किसी ने मिर्चियाँ इसकी आंखों में भर दी हो। इसे बसाम के किरदार पे कभी शक नहीं था, बस निगाह पे दुख था, मगर आज जो अपनी नज़रों से देखा वो मायसा को बुरी तरह से तोड़ गया था। जबकि मायसा की बातों पे सामने अपनी लाल अंगारा होती आंखों से सिकुड़ा। हाँ, नहीं भरा दिल मेरा, और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब किसी को ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ क्या सलूक करते हैं। मायसा की जबड़ों को हाथ में दबोचते हुए दबे दबे लहजे में गर्रा कर कहा और कदम अपनी कार की जानिब बढ़ाए। मायसा को ज़बरदस्ती कार में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। हाथ छोड़ो मेरा जंगली इंसान, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। विसाम की सख्त गिरफ्त से मायसा ने खुद को छुड़वाते हुए कहा, जबकि इस दौरान मायसा का दुपट्टा जमीन बोस हुआ तो विसाम ने झुककर दुपट्टा उठाकर अपने हाथ पर लिपटा और फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मायसा को लाकर बेड पर पटका और बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया। दूसरी बीवी है तो सही, इसे ले आए, मगर मुझे जाने दें यहाँ से। मायसा ने चिल्लाते हुए कहा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, जो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जबकि विसाम दीवार से टेक लगाए जबरे बीजे मुँह मायसा को देख रहा था। माथे की रगें फूली हुई थी। लेकिन तुमने ही तो कहा था कि एक से दिल नहीं भरा मेरा। मायसा की गर्दन पर अपनी दहकती सांसें छोड़ते हुए कहा तो मायसा के हाथ एकदम से साकित हुए, जबकि कमर से सरकती हुई बसाम की उंगलियों का लम्स अपने पेट पर महसूस करके मायसा ने अपने खुश पड़ते होंठों पर जबान फेरी। कुछ देर कबल तुमने ही तो कहा था कि अपनी ज़रूरत के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा हूँ। बेसाम के सर्द लहजे पे मायसा के रोंगटे खड़े हो गए थे। कपकपाते हाथों से दरवाजे के हैंडल को जोर से पकड़ा के रूम की फिजा में एकदम से मायसा की चीख गूंजी, जब बेसाम ने मायसा को बाहों में भरकर बेड पर पटका और अपनी जैकेट उतारकर मायसा के चेहरे पर फेंकी, जिस पर मायसा ने तड़प कर बेसाम को देखा। बेसाम, मैं बात नहीं करूँगी, अपने वजूद को घसीटते हुए कहा तो बेसाम ने पाँव से पकड़कर मायसा को अपनी जानिब खींचा और अपने दोनों हाथ मायसा की तरफ इतराफ में रखे। और कौन कम वक़्त बात करने में वक्त बर्बाद करना चाहता है, बोझल लहजे में मायसा की गर्दन पर उंगली प्रेस करते हुए कहा तो मायसा की आंखें पल में नम हुई। तुम्हें शर्म नहीं आ रही बेसाम? कुछ देर पहले तुम अपनी दूसरी बीवी को बाहों में भरे खड़े थे और अब? मायसा ने रोते हुए कहा और पलट कर तकिए में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। बेसाम ने एक तासुब भरी निगाह मायसा के बलकते वजूद पर डाली और गहरी सांस भरकर पीछे हुआ। हम मासूम शौहरों की कमज़ोरी भी रब ने चुनकर इन बीवियों के आंसू पे रखी है। अच्छे भले बंदे को बेबस कर देती है, पता जो है कुछ और तो कर नहीं सकती। बस 2 आंसू और शौहर का काम तमाम। बेसाम ने बालों में हाथ फेरते हुए बड़बड़ा कर कहा और एक भरपूर निगाह मायसा के वजूद पर डाली, जिसके बाल एक साइड पर होने के बायस दूधिया गर्दन और कमर वाज़ेह हो रही थी और दाएं कंधे से थोड़ा नीचे तिल पूरी आबोताब से चमक रहा था, जिसे देखकर बेसाम को अपने गले में कांटे चुभते महसूस हुए। अपने मुंह जोर जज्बात में बंद बांध कर बाहर का रुख किया और मोबाइल निकाल कर हैम को चिप लगाने का बताया और वापस रूम में आया तो मायसा अभी भी रोने में मसरूफ़ थी। ड्रॉस से ज़ख्मों पर लगाने वाली ट्यूब निकाली और बेड पर मायसा के करीब बैठकर इसके हकोले लेते वजूद को देखा। दोनों जानिब से मायसा की कमर को अपने हाथों में थाम कर इसकी कमर में अपनी आँख के मानंद थहकते होंठ रख दिए, जबकि बेसाम की शिद्दत भरे लम्स से मायसा ने कसमसाकर खुद को आज़ाद करवाना चाहा तो बेसाम ने अपने हाथ कमर से सरकाते हुए मायसा के पेट पे बांध दिए, जबकि कमर पर जा बजा अपना लम्स छोड़ने लगा। कमरे की मैंने क़यास खामोशी में दोनों की भारी होती सांसों का शोर बरपा था। मायसा पे गिरफ्त साफ करके इसका रुख अपनी जानिब किया और उसके हाथ को अपने हाथ में थामा, जबकि मायसा गहरे गहरे सांस लेती सुर्ख टोट मजीन आंखों से बेसाम को देखने में मोह थी, जिसकी जज्बात से सुर्ख पड़ती आंखें इस वक्त मायसा की हथेली पर मरकूज थी। नरमी से मायसा के हाथ पर ट्यूब लगाकर अपने होठों से छूकर मायसा की जानिब देखा। आइंदा खुद को तकलीफ मत देना, सख्त लहजे में एक एक लफ्ज़ पे जोर देकर कहा तो मायसा ने अपना हाथ बेसाम के हाथ से छुड़वा कर अपने सामने किया, अब जख्म पर ट्यूब लगी हुई थी।
आपसे किसने कहा कि मैंने खुद को ये तकलीफ़ दी है? बिसाम की बुरी सख्त आँखों में अपनी नीली आँखें गाड़ते हुए तंज़िया लहजे में कहा। तो बिसाम ने जबड़े भींचकर मायसा को देखा और अपना हाथ इसकी कमर पर लपेट कर इसे खुद में भींचा। मुझे अज़ियत देने का ये ना तरीका ढूँढा है तुमने, इसकी कमर को सहलाते हुए कहा। तो उसने अपना चेहरा बिसाम की गर्दन पे छुपा लिया। आपको फिर भी महसूस नहीं हो रही ना? शिकवाकुन लहजे में कहा। तो बिसाम ने तड़प कर अपनी गिरफ्त सख्त की। तुम्हें मिली तकलीफ़ हर बार मुझे मौत के नए रूप से रोशनास करवाती है। मायसा, मेरा बस चले तो तुम्हें सारी दुनिया से छुपा कर खुद में कैद कर लूँ, ज़माने की सर्द व गर्म हवा को तुम्हें छूने भी ना दूँ। मेरा खुदा गवाह है मायसा, मेरी अभी भी वही कोशिश है, बस थोड़ा सा सब्र कर लो और ख़ुद को तकलीफ़ देना बंद करो। मायसा की गर्दन से बाल हटाकर वहाँ अपना दहकता हुआ लम्स छोड़कर गंभीर लहजे में सरगोशी की। तो मायसा ने सिमटते हुए बिसाम की शर्ट पर अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। Your presence makes me life. I want to smell every moment of my life with the fragrances of your body. I want to live every moment of my life with you. बसाम की सरगोशियों पर मायसा को अपना रुआ रुआ कांपता महसूस हुआ। दिल की धड़कनें बेसाख्ता ही बढ़ने लगी। जब बसाम की जानलेवा कुर्बत में सांस लेना मुहाल हो गया तो कपकपाते हाथों से बसाम को खुद से दूर किया और झटके से बेड से उठकर खड़ी हुई। जबकि बिसाम लो देती गहरी नज़रों से मायसा के कमर पे झूलते चॉकलेट ब्राउन बालों को देख रहा था। जबकि मायसा अपने दिल पे हाथ रखे अपनी बेतरतीब हुई धड़कनों को संभालने की कोशिश कर रही थी। जब बिसाम ने पीछे से मायसा को अपने असार में लेके थोड़ी मायसा के कंधे पर टिकाकर मायसा की जख्मी कलाई सामने की जिस पर पट्टी बंधी हुई थी, अपने अंगूठे से कलाई को सहलाया। तो मायसा ने तड़प कर खुद को छुड़वाना चाहा। तो बसाम ने एक ही झटके में मायसा का रुख अपनी जानिब करके इसके कपकपाते होठों को अपनी सख्त गिरफ्त में लिया। जबकि मायसा बिन पानी की मछली की तरह बसाम के सख्त से सख्त होती गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई। तुम जानती हो कि तुम्हारी सांसें मेरी तलब है और हर गुजरते लम्हे के साथ मेरी तलब शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। जब तक तुम्हारी सांसों की महक मेरी सांसों को मुअत्तर न कर दे, मेरी धड़कनें सीने में सर पटकने लगती हैं। तुम्हारा तो पता नहीं, पर मैं तुम्हारी हर इस सांस का आदी हूँ जो तुम देती हो। जी चाहता समेट लूँ तुम्हारी सांसों को, खुद में इस तरह मदम कर लूँ कि वापसी का रास्ता ना बचे। मेरी तलब, मेरा करार, मेरी राह सिर्फ तुम्हारी सांसें हैं। बिखरने का जवाब तुम्हारी दूरी है। मायसा के सर से अपना सर टिकाए इसके भीगे होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए गंभीर लहजे में सरगोशी की। तो मायसा कान की लौ से गर्दन तक सुर्ख पड़ गई। बेसाम की बेबाक सरगोशियों और चेहरे पर पड़ती बेसाम की गर्म झुलसा देने वाली सांसों की तपिश से मायसा को अपने चेहरे की जिल्द झुलसती हुई महसूस हो रही थी। बस अब मुझे भूख लगी है, मायसा ने अपने खुश पड़ते होठों को तर करके कहा। तो बेसाम ने झुककर नरमी से उसके होठों को छुआ और 2 कदम के फासले पर खड़ा हुआ। अपने लगाम होते जज्बातों पे बामुश्किल बंद बांध कर गहरी सांस फिजा के सुख की। खुमार आलूद नज़रों से मायसा के कपकपाते वजूद और मायसा के चेहरे पर अपनी गुर्बत के इन गंद खूबसूरत रंगों को इस्तेहाक भरी नज़रों से देखा। चलो देखते हैं कि किचन में क्या है, खाने को वरना ऑर्डर कर लेते हैं। अपने जज्बात से बोझल होती आवाज़ पे काबू पाकर संजीदा लहजे में कहा। तो बेसाम के कहने पर मायसा ने इस बात में सर हिलाकर कदम बाहर की जानिब बढ़ाने चाहे। तो बेसाम ने कलाई से पकड़कर मायसा को रोका। तो मायसा ने सवालिया नज़रों से बेसाम को देखा। एक तो तुम लड़कियों की समझ नहीं आती, ठंड से वैसी जान जाती है, मगर जब ऐसे कपड़े पहन लेती हो तो पता नहीं ठंड कहाँ रफू चक्कर हो जाती है। अपनी जैकेट बेड से उठाकर मायसा को पहनाते हुए तासुफ से कहा। तो मायसा के होठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट रेंग गई। और इतनी मेहनत हम अपने शौहरों के लिए ही करती हैं और इतनी मेहनत हम अपने शौहरों के लिए ही करती हैं, मगर शौहरों को कहाँ परवाह। मायसा ने मुंह बनाकर कहा। तो बेसाब ने मुस्कुराते हुए सर झटका। बीवी के दुख सुख, इसकी ज़रूरतों और बीवी की ज़ात से जुड़ी हर चीज़ की परवाह सिर्फ इसके शौहर को ही होती है। मायसा के हाथ को मजबूती से अपने हाथ में थामते हुए कहा। तो मायसा ने आंखें घुमाकर बेसाम को देखा और अपना हाथ छुड़वाकर फ्रिज खोली। फ्रोज़न कबाब और रोल्स निकालकर चाय बनाने के लिए रखी। जबकि बेसाम ने अपना हिसार मायसा के गिरद बांधकर थोड़ी उसके कंधे पर टिका दी। अब इतना प्यार जताने की ज़रूरत नहीं, भूली नहीं हूँ मैं कि कुछ देर पहले किसी और को बाहों में भरे खड़े थे। मायसा ने दांत पीसकर कहा। तो बेसाम ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। तो देख लो तुम्हारे शौहर का कितना बड़ा दिल है, दोनों बीवियों को बराबर प्यार कर रहा है। अपनी बात कहकर बेसाम ने होंठ दांतों तले दबा लिया। जबकि मायसा ने अपनी कोहनी जोर से बेसाम के पेट पे मारी तो वह कर्रा का रह गया। जहर लगती है वो मुझे, और अब तो इससे भी बुरी, मायसा ने दांत पीसकर कहा। तो बेसाम ने बामुश्किल अपना कहक मजब किया।
लेकिन तुम तो मुझे शहद जैसी मीठी लगती हो। वसाम की सरगोशी पे मायसा ने पलट कर इसे घूर कर देखा। बात पलटने की ज़रूरत नहीं है। आप भी कहें कि आपको वो बुरी लगती है। मायसा के जलकर कहने पर वह सामने से मुस्कुराती नज़रों से देखा और फिर इसका रुख बदल कर इसके बालों को चौड़े जूड़े में लपेटने लगा। इसका होना या ना होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। फिर क्यों सोचे कि वो मुझे अच्छी लगती है या बुरी। मायसा के बालों को जूड़ा बनाकर इसकी दूधिया शफाफ गर्दन पर अपने रब रखे तो मायसा ने बेसाख्ता चिरचिरी ली, जिस पर बेसाम ने मुस्कुराते हुए कैबिनेट का रुख किया। कप निकाल कर मायसा को दिए और फिर मायसा को सार में लेकर नजरें इसके दूधिया हाथों पर टिका दी। तुम्हें ये पूछना चाहिए कि तुम कब मुझे अच्छी लगती हो और कब बुरी, क्योंकि तुम बीवी हो मेरी। तुम्हें देखना, तुम्हें सोचना मेरा हक है। तुम्हारी जो हरकत, जो अमल मुझे पसंद आता है तो मैं पहरों इसे सोचता हूँ। कभी कभी काम के दौरान तुम्हारी कोई बात या हरकत याद आती है तो मेरे होठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ जाती है, जिससे कभी कभी मैं खुद अनजान होता हूँ। और कुछ बातें जो तुम्हारी मुझे बुरी लगती हैं, इनकी याद आने पर मैं बेहद खुशी में भी मैं उदास हो जाता हूँ। तब मेरा दिल करता है कि मैं सारी दुनिया को तहस-नहस कर दूँ और तुम्हारे दिमाग पर इस तरह से हावी हो जाऊँ कि तुम मेरे अलावा ऐसा कुछ सोच भी ना सको। तुम्हारे लबों को अपनी शिद्दत भरी गिरफ्त में कैद कर लूँ कि तुम ऐसे लफ्ज़ कभी अदा ही ना कर सको जो मुझे अंगारों पर घसीट लेते हैं। मायसा की कमर पे हाथ डालकर इसे स्लिप पर बिठाते हुए भोजल गंभीर लहजे में अपने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा तो मायसा को अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। अपनी लरज़ती पलकों की बार को चुका दिया, जबकि अपने कँपकँपाते हाथों को बेसाम के हाथों में कैद देखकर इतनी ठंड में भी मायसा के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। कौन सी बात बुरी लगती है? अपने खुश पड़ते होठों को तर करके बेसाम से पूछा जो इसके हाथों पर नजरें जमाए खड़ा था। मायसा के पूछने पर अपनी भूरी गहरी आंखों को उठाकर मायसा की जानिब देखा। जब तुम मुझसे दूर जाने की बात करती हो, जब तुम खुद को तकलीफ़ पहुँचाती हो, जब तुम नाराज़ होकर मुझे अपनी गुर्बत से दूर कर देती हो, ये सभी बातें मेरे सीने में आग लगा देती हैं। तुम सिर्फ़ मेरी बीवी होती, मोहब्बत ना होती, तो शायद मैं कभी बर्दाश्त ना कर पाता। तुम्हारी इन हरकतों पे शायद बहुत बुरा पेश आता, मगर हकीकत तो ये है कि तुम सिर्फ़ बीवी नहीं, महबूब बीवी हो, जिसकी सांसों को अपने सीने में महसूस करके मेरा दिल धड़कता है। तुम्हारा होना मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। जीने के लिए तुम पर डिपेंड करता हूँ या इसलिए बर्दाश्त कर जाता हूँ। मायसा के चेहरे और गर्दन के दरमियान अपना हाथ रखकर अंगूठे को मायसा के होठों के करीब घेरते हुए मुस्कुराते लहजे में कहा तो मायसा को बसाम का एक एक लफ्ज़ अपने दिल में उतरता हुआ महसूस हुआ। बसाम की मोहब्बत इसके अल्फाज मायसा को सरशार कर रहे थे। आंखें बेसाख्ता ही नम हुई। बस ये तुम बीवियों के हथियार, थोड़ी नाराज़गी दिखाएं तो तब भी आंसू बहने को तैयार, प्यार करो तब भी, बंदा करे तो क्या करे क्या। बसाक बिसाम के झिंझला कर कहने पे मायसा की खूबसूरत हंसी किचन की फिजा में गूंजी तो बिसाम ने सर झटक कबाब प्लेट में निकाले और चाय क्यों कपों में डालकर ट्रे में रखी। अपने चेहरे पे मायसा की नज़रें महसूस करके बिसाम ने उबरूज के आकर मायसा को देखा, जो आंखों में मोहब्बत के दीप जलाए मुस्कुराते हुए बिसाम को देख रही थी। बिसाम के देखने पर हंसते हुए कदम बिसाम की जाने बढ़ाए और बिसाम के कंधों पर दोनों हाथ रखकर पाँव बिसाम के पाँव पर रखकर इसके माथे पर अपना लम्स छोड़ा तो बिसाम के होठों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रिंग गई। थैंक यू फॉर लविंग मी टू सो मच, थैंक्स फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल, thank you for coming into my life and filling it with the colors of your love. Thank you so much for loving me unconditionally. मायसा के खूबसूरत इजहार पर बिसाम ने इसके माथे को अपने होठों से छुआ। बस इतना ही, बिसाम ने उबरूज का आकर कहा तो मायसा ने नफ़ी में सर हिलाया। मेरी सांसों में अपनी सांसें शामिल करके मुझे ज़िंदगी देने के लिए भी और मेरी हर गलती को नज़रअंदाज करके मुझे शिद्दत से चाहने के लिए भी शुक्रिया। मायसा ने नज़र झुका कर कहा तो बिसाम ने मायसा के चेहरे पे झूलती आवारा लट को कान के पीछे अड़सा। जान लेने का इरादा है क्या? बिसाम के कहने पर मायसा ने इसके सीने पर दोनों हाथ रखकर पीछे किया। बीवियों की आंखों में तो आंसू आते हैं, मगर बीवियों के इजहार पर शौहरों को जान लेने की फिक्र लाक हो जाती है। मायसा के मुंह बुसोर कर कहने पर बिसाम का दिलकश कहकमा गुजा। बीवियों का इजहार होता ही बड़ा जानलेवा है, तो मासूम शौहर क्या करे। बिसाम ने कदम बाहर लॉन्च की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो मायसा ने दांत पीसकर खज कर जाते हुए बिसाम को देखा। इनके पास इतने सबूत भी नहीं है और मुझे इनका केस भी काफ़ी हल्का लग रहा था। जीतने के कोई चांसेस ही नहीं थे, मगर आपको ये केस जितना देखकर खुशी भी महसूस हो रही है। नेपाल के साथ कमरा अदालत से निकलते वकील ने कहा तो नेपाल ने मुस्कुराकर सर झटका।
वैसे भी वो मेरी फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे और इतने कम मुआवज़े पर आप भी कैसे राज़ी हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। वकील ने हैरानगी से इस्तफ़सार किया तो निबाल ने रुकस की जानिब रुख किया। मुझे मुआवज़े से ज़्यादा जीतने से फ़र्क पड़ता है। किसी केस या किसी काम से हमें कितना मुआवज़ा हासिल हुआ, ये तो शायद हम कभी भूल जाए, मगर अपनी जीत इंसान कभी नहीं भूलता। और जहाँ बात हक़ और सच के लिए लड़ने की हो, तो वह निबाल राजपूत मुआवज़ा क्या अपनी जान की भी परवाह नहीं करती। मुआवज़ा मिले ना मिले, अपनी जान देकर भी जीतना पड़े तो मैं पीछे हटने वालों में से नहीं। हारना मुझे पसंद नहीं और सच के लिए लड़ने से मैं पीछे नहीं हटती। संजीदा लहजे में एक-एक लफ्ज़ पे ज़ोर देकर कहा तो इस वकील ने मुस्कुराते हुए इस्पात में सर हिलाया। पहले तो मैं आपकी बड़ी बहन अनान राजपूत का फ़ैन था, आज तो आपका भी हो गया। आज तो हार कर भी खुशी महसूस हो रही है। क्या आप अपनी सिस्टर से मिलवा सकती हैं? मैं इनसे ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। मीडिया की दुनिया में सिर्फ़ इनका फ़ैन हूँ मैं। वकील की बात पर निभाल ने ज़बरन मुस्कुराते हुए कदम आगे बढ़ाए। यही बात इसके मासूम ज़न मुरीद शौहर को पता चल लग जाए ना अपनी बीवी के फ़ैन बनने पर, तो मैं ही छत का फ़ैन बनाकर बिना बिजली के घुमा देगा। निभाल ने मुँह में बड़बड़ाते हुए कहा। तो साथ चलते वकील ने नासमझी से निभाल को देखा। आपसे मिलकर खुशी हुई, जल्द दोबारा मुलाकात होगी। वकील ने अपना हाथ निभाल की जानिब बढ़ाते हुए कहा तो निभाल ने गहरी सांस भरकर रुख इसकी जानिब किया। नज़रें गैर इतराती तौर पर सामने पिलर की जानिब उठी तो जान हवा होती हुई महसूस हुई, क्योंकि सामने दानिया राजपूत आंखों से सनग्लासेस उतारते हुए निबाल के साथ खड़े वकील को खान नज़रों से घूर रहा था, जबकि निबाल कभी अपनी तरफ बढ़ते दानियल को देखकर कभी इस वकील को। आई एम सॉरी मिस्टर, अभी मुझे जाना होगा। निबाल ने इस वकील के हाथ को नज़रअंदाज करके जल्दी से कदम दानियल की जानिब बढ़ाए। अभी दानियल आगे बढ़ता कि निबाल ने अपने हाथों में दानियल के बाजू जुगड़ कर इसे रोका। खामोशी से आंखों से रोकने की इल्तिजा की तो दानियल ने खौंखार नज़रों से निबाल को देखा, जिससे निबाल को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई, लेकिन हिम्मत करके दानियल के बाजू पर अपनी गिरफ्त जब्त की। जबकि दानियल ने निबाल के हाथों को अपने बाजू से हटाकर अपने हाथ में कैद किया और बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। निबाल को अपनी गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। अपने बेडरूम में आकर निबाल का हाथ छोड़ा और बेड पर धड़ाम से गिरकर आंखें मूंद ली, जबकि निबाल ने अपनी फाइल ड्रेसिंग टेबल पर रखी और कपबोर्ड से अपना ड्रेस निकालकर वॉशरूम का रुख किया। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर आई तो दानियल को सिगरेट सुलगाते देखा। निबाल ने ताज्जुब से सर झटका। घर में कोई नहीं है क्या? आईने से नज़रें दानियल के वजूद पर टिकाते हुए कहा तो दानियल ने सर उठाकर निबाल को देखा, जो अपने बालों को खुश कर रही थी। दानियल के इस तरह से देखने पर सब टपटा नज़रें चुराई। हसाम और फ़ातिन अपने काम पर हैं। बिसाम अपनी बेगम के साथ हयाम पुलिस स्टेशन, जबकि हनान फ़ातिन के पीछे गई थी इस पर नज़र रखने, अब पता नहीं कहाँ है। दानियल के तफसीली जवाब पर निबाल के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। आप कुछ खाएंगे दानी? मैं किचन में जा रही हूँ। निबाल ने अपने बाल कैचर में जकड़ते हुए दानियल से कहा तो दानियल ने अपनी खुमार आलूद नज़र से निबाल को देखा। सिर्फ कुछ नहीं, मेरा तो बहुत कुछ खाने का दिल कर रहा है, मगर पहले तुम खा लो, अपनी भूख का इलाज मैं खुद कर लूँगा। नज़रें निबाल के दिलकश सरापे पर गाड़ते हुए जोमैनी लहजे में कहा तो निबाल ने सब टपटा के दानियल को देखा और झट से कमरे से बाहर निकल गई, जबकि अपने पीछे दानियल के दिलकश कहकमे से चेहरे पर शर्मी की मुस्कुराहट दौड़ गई। निबाल जैसे ही किचन में आई तो सना और फारा को मुलाजमा पर हुक्म चलाते देखकर निबाल ने अपनी नज़रें फिर इन्हें इग्नोर किया। क्या गिफ्ट दिया फिर भी सामने तुम्हें? निबाल को किचन में देखकर सना ने दिलचस्पी से फराह से इस्तफार किया तो निबाल ने गुस्से से अपनी मुठियाँ बीजी। डायमंड नेकलेस और साउथ कोरिया ले जाने का वादा किया है। फराह के शर्मा कर कहने पर निबाल का जवाब दे गया। अपनी बहन की जगह वो कहाँ किसी और को देख सकती थी, और वो दोनों भी शायद निबाल को हल्के में ले रही थी। इन्हें लगा शायद वो चुपचाप सुन लेगी, मगर इनकी ये गलतफहमी तो तब हवा होगी हुई जब काउंटर पर रखी तेज़धार छुरी उठाकर निबाल ने अपना रुख फराह की जानिब किया, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से सर टिकाए बातें करने में मसरूफ़ थी। अगर इसी डायमंड के नेकलेस को तुम्हारे गले का फंदा और साउथ कोरिया के रास्ते को तुम्हारे लिए जहन्नुम का रास्ता न बना दिया, तो मेरा नाम भी नेपाल राजपूत नहीं। फराह को बालों से पकड़कर पीछे करते इसके गले पे छुरी रखते हुए दबे दबे लहजे में गर्रा कर कहा तो सना की चीखें गूंज उठी, जिस पर निबाल ने पलटकर इसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया। आवाज़ ना आए मुझे तुम्हारी, खर्रा कर कहा तो सना ने अपने कदम बेसाख्ता पीछे लिए, जबकि फराह फाक चेहरे से कभी निबाल को देखती और कभी अपने गर्दन पर रखी छुरी को, कि तभी चीख की आवाज़ सुनकर दानियल भागकर किचन में दाखिल हुआ। सामने का मंजर देखकर अपने बाल नोचने का दिल किया।
या निबाल हटाओ इसे। निबाल के हाथ से ज़बरदस्ती छुरी पकड़कर साइड पर फेंकते हुए कहा। तो निबाल ने खुद को दानियल की गिरफ्त से आज़ाद करवाना चाहा। हटे आप दानी, पीछे भेजने दें इसे हनीमून के लिए साउथ कोरिया। इसे सैर करवा कर आती हूँ मैं, दानियल के सार में फड़फड़ाते हुए कहा। तो दानियल के होठों पे मुस्कुराहट रेंग गई। अभी दानियल को समझता है कि सना ने वही छुरी उठाकर निबाल की तरफ की, जो निबाल के बाजू को लहूलुहान करती चली गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया। जबकि दानियल ने तड़प कर निबाल के खून से तर होती आस्तीन देखी और फिर आगे भरकर सना के चेहरे पर थप्पड़ रसीद करना चाहा, मगर जब से मुठ्ठियाँ बीच लीं। औरत पे हाथ उठाने का कायल नहीं हूँ, मगर अपनी बीवी को मिलने वाली तकलीफ के लिए छोड़ूंगा भी नहीं। दबे दबे लहजे में शेर सी धाड़ियाँ खर्रा कर कहा और पलट कर नेपाल को अपनी बाहों में भरकर कमरे का रुख किया। दिल तो चाह रहा दो तुम्हें भी लगाऊं, क्या ज़रूरत थी इनके मुंह लगने की। अब तो मुझे भी ठीक लग रहा है कि चाचू ने अच्छा किया तुम्हें साथ ले गए, वरना इस घर को तो मैदान जंग बना देना था तुमने। निबाल की पट्टी करते हुए दानियल ने संजीदा लहजे में कहा। तो निबाल ने नम आंखों से दानियल के झुके सर को देखा और वो जो मेरी बहन के शौहर के साथ हनीमून की प्लानिंग कर रही थी। ना निबाल के नम लहजे पर दानियल ने उसके चेहरे की तरफ देखा। दानियल के ऐसे देखने पर निबाल ने अपना बाजू दानियल की गिरफ्त से आज़ाद करवाया और कंफर्ट खोलकर खुद को इसमें गुम कर लिया। फर्स्ट एड बॉक्स को ड्रॉ में रखकर दानियल ने हैंड वॉश किए और किचन से जाकर निबाल के लिए खाना लाया। उठो निबाल, पहले खाना खाओ फिर सोना, दानिया के संजीदा लहजे में कहने पर निबाल ने चेहरे से कम्फर्ट हटाया और अपनी मोहतरम नम आंखों से दानियल को देखा, जिस पर दानियल ने सख्ती से अपने होंठ बीच लिए। जबकि निबाल ने ट्रे पकड़कर खाना खाया और खाने के बाद ट्रे पीछे खिसकाकर फिर से कम्फर्ट ओढ़ लिया। जबकि दानियल ने तासुब से सर हिलाकर ट्रे टेबल पर रखी और लाइट्स ऑफ की और निबाल के साथ नीम दराज होकर निबाल की पुश को देखा और हाथ बढ़ाकर निबाल को अपनी जानिब खींचकर खुद में बींच लिया। आप बहुत अनरोमांटिक है दानी, सड़ियल सड़ियल भी, खड़ूस भी और मुझसे मोहब्बत भी नहीं करते। दानियल के सीने पे मुक्के बरसाते हुए कहा। तो दानियल ने मुस्कुराकर रोती हुई निबाल को देखा। कुछ दिन पहले तो मैं बहुत बेशर्म और बेबाक था, आज ये अनरोमांटिक, सड़ियल और खड़ूस हो गया। दानियल ने उबरूज का आकर कहा। तो निबाल ने अपनी नाक दानियल की शर्ट से साफ करते हुए नफ़ी में सर हिलाया। मुझे चोट लगी, आपको चाहिए था कि प्यार से पट्टी करते, मगर आप तो जल्लाद बनकर डांट रहे थे। मेरी चोट से ज़्यादा घर के मैदान जंग बनने की फ़िक्र थी, वो शकवा लहजे में कहा। तो दानियल करवट बदल कर निबाल पर हावी हुआ। तुम्हें चोट लगेगी तो मैं रोमांटिक नहीं हो सकता, मेरी जान तकलीफ़ में हो और तुम चाहती हो कि मैं इस तकलीफ़ पर रोमांटिक होकर मरहम पट्टी करूँ, तो सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम्हारी मामूली सी तकलीफ़ पर मेरी जान पर बन जाती है, और इनसे बात पुरस करने से इसलिए मना किया था कि मुझे पसंद नहीं, इसलिए मना किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम पर कोई मुसीबत आए। तुम्हारे इस ज़ख्म को देखकर मैंने कैसे खुद पर ज़ब्त किया, ये सिर्फ़ मेरा दिल जानता है। अगर मैं वहाँ ना आता और तुम्हें और नुकसान पहुँचता, ये सोच ही सुहाने रूह है। निबाल के चेहरे पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए गंभीर लहजे में कहा। तो निबाल ने अपने बाजू दानियल की गर्दन पे हायल कर दिए, जिस पर दानियल ने झुककर नरमी से निबाल के होठों को छुआ। मना भी किया था कि कोर्ट मत जाना, कुछ दिन फिर क्यों गई, दानियल ने खफी भरे लहजे में कहा। तो निबाल ने अपने होठ दानियल के गाल पर सपत किए, जिस पर दानियल ने मुस्कुराते हुए सर तकिए पर रखकर निबाल को अपने सार में कैद कर लिया। एक मजबूर आदमी का केस था, ना जाती तो बेचारे की ज़मीन हाथ से चली जाती, बस इसलिए। ठीक है, मगर अब तुम कुछ दिन तक नहीं जाओगी, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। दानियल के संजीदा लहजे पर निबाल ने इस्पात में सर हिलाकर आंखें मूंद लीं। जबकि दानियल निबाल के बालों पर उंगलियां फेरता सना के होश ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहा था। डॉक्टर फ़ातिन इस वक्त कहाँ होंगे? मैम, सर तो ऑपरेशन थिएटर में, जैसे ही सर्जरी से फ्री होंगे बाहर आ जाएंगे, नर्स ने अनान के पूछने पर नरमी से बताया। तो अनान ने इस्पात में सर हिलाकर ऑपरेशन थिएटर का रुख किया। इतना तो मरीज़ के घर वालों को डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार नहीं था, जितना अनान मैडम को था। थोड़ी देरी गुजरी थी जब फ़ातिन अपनी टीम के साथ ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया, जिसे देखकर अनान के होठों पर दिलकश मुस्कुराहट रेंग गई। मगर फ़ातिन के पीछे डॉक्टर किरण को देखकर मुंह के ज़ाविये पल में बदले। जबकि फ़ातिन हाथों से ग्लव्स उतारता हुआ पेशेंट की फैमिली से बात कर रहा था। एक गैर इरादी नज़र अपने बाएं जानिब उठी और वहाँ अनान को देखकर हैरत हुई, जबकि आंखें खुशी से चमक उठी। मगर डॉक्टर किरण का ख्याल आते ही गहरी सांस भरकर अपनी बात जारी रखी कि तभी अनान तेज़ कदम लेती फ़ातिन की जानिब बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? फ़ातिन को इग्नोर करके साथ खड़े डॉक्टर को सलाम किया तो उसकी बत्ती सी ही निकल आई। वालेकुम सलाम मिस अनान, कैसी हैं आप? खुश दिली से हाथ अनान की जानिब बढ़ाते हुए कहा। तो अनान ने थाम कर जवाब दिया।
जबकि इस दौरान फ़ातिन सख्त नज़रों से अनान को घूर रहा था। ओके डॉक्टर्स, बाद में मिलते हैं, अभी मुझे अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग पे जाना है। अनान की कमर पर बाजू हाइल करके बिना किसी का जवाब को सुने चेंजिंग रूम की जानिब कदम बढ़ाए। चेंजिंग रूम में आकर अनान को चेयर पर बिठाया और खुद ऑपरेशन का ग्रीन लिबास स्क्रब उतार कर अपनी शर्ट पकड़कर अनान की जानिब रुख किया। पहनाओ। अनान के हाथ शर्ट पकड़ते हुए कहा तो अनान ने उठकर शर्ट पकड़ी और फ़ातिन को पहनाने लगी। मैं कब से आई हुई हूँ और अपने हाथों से खाना बनाकर भी लाई थी। फ़ातिन की शर्ट के बटन बंद करते हुए मुंह बनाकर कहा तो फ़ातिन के होठों पे मुस्कुराहट रेंग गई। कहाँ है खाना, अभी खा लेते। अनान के बालों को कान के पीछे अड़सते हुए मोहब्बत से कहा तो अनान ने दांतों तले अपना लब दबाया। वो तो मैं खा चुकी। मांसों में से होंठ बाहर निकालकर आंखें टपटपाते हुए अपने पेट की जानिब इशारा करके कहा तो फ़ातिन का दिलकश कहकमा गूंजा। झुककर नरमी से अनान के पेट को अपने होठों से छुआ। तुमने खाया, मैंने खाया, एक ही बात है, फ़ातिन ने मुस्कुराते हुए कहा और लॉकर को लॉक किया। तो अनान ने मुस्कुराकर इसकी पीठ को देखा। ये तो तुम कह रहे हो ना, मैं तो ये नहीं कह सकती तुमने खाया या मैंने खाया, एक ही बात है, मुझे तो खाना ही पड़ेगा। अनान ने मुंह बसोर कर कहा तो फ़ातिन ने सर झटकते इसका हाथ थामकर अपने होठों से लगाया। हम सच में शॉपिंग पे जा रहे हैं? अनान ने इश्तियाक से पूछा तो फ़ातिन ने इस बात में सर हिलाया। क्या ज़रूरत थी इस डॉक्टर से फ्री होने की? फ़ातिन ने आंखें दिखाते हुए शिकवाकुन लहजे में कहा तो अनान ने घूर कर फ़ातिन को देखा। खुद के बारे में क्या ख्याल है? मुझे कहा था निकाल दूंगा और वो अभी तक यहीं है। अनान ने मुंह बसोर कर कहा तो फ़ातिन ने नरमी से गाड़ी में बिठाया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। वो एक लड़की है आन, बिला वजह से निकाल दूंगा तो 100 बातें बनाने वाले होंगे कि पता नहीं बॉस ने क्यों निकाल दिया, इसके कैरेक्टर और रेपुटेशन की बात है। मैंने अपने फ्रेंड से बोला है कुछ दिनों तक चली जाएगी। वैसे भी वो इंटर्नर है, 2 माह यहाँ हो गए हैं तो ये कंप्लीट हो जाने दो। फ़ातिन की नरमी से समझाने पर अनान ने सर झुकाकर सर इसके कंधे पर रख दिया। बस कुछ दिन और इसके बाद नहीं, उंगली उठाकर वार्न करने वाले अंदाज में कहा तो फ़ातिन ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। मुझे हील ही लेनी है, अनान ने दांत पीसकर कहा तो फ़ातिन ने घूर कर इसे देखा। तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं कि तुम हील पहनो, इसलिए चुपचाप ही फ्लैट जूते और लो। अनान के आगे अपनी पसंद के जूते रखते हुए कहा तो अनान की आंखें पल में लबालब पानी से भर गई, जिसे देखकर फ़ातिन ने गहरी सांस भरी और अनान को घूरते हुए होते हुए साथ खड़े लड़कियों को ऑफ वाइट एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन की हील की तरफ इशारा किया। वो लड़का जूता लेकर अभी अनान को पहना था कि फ़ातिन ने इसका हाथ पकड़ लिया और सर्द आंखों से इसे जाने को बोला तो वो बेचारा गड़बड़ा कर वहाँ से गायब हुआ। जबकि अनान ने फ़ातिन के हाथों में हील देकर पाँव कुर्सी के नीचे कर लिए, जिससे फ़ातिन ने दांत कचकचाकर अपनी ज़िद्दी बीवी को देखा। अब लेकर दे तो रहा हूँ तो अब क्या मसला है? पहले क्यों मना किया? अनान ने रूठे लहजे में इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते हुए कहा तो फ़ातिन ने घुटनों के बल बैठ के अनान का पाँव ज़बरदस्ती चेयर के नीचे से निकाल कर सामने किया। पहले से पहने शूज़ उतार कर साइड पर किए, जबकि अनान को अपना पाँव छुड़वाते देखकर फ़ातिन ने झुककर अपने लब अनान के पाँव पर रखे तो अनान साकित नज़र से फ़ातिन को देखने लगी, जो मुस्कुराती नज़र से अनान को ही देख रहा था। हील पहनाकर अनान के दोनों हाथ थाम कर इसे खड़ा किया। चलकर देखो फिट है। फ़ातिन के बोलने पर अनान होश में आया और अपने पाँव की तरफ देखा, जहाँ इसकी दूधिया पाँव में वो हील काफ़ी जच रही थी। अनान की आंखें बेसाख्ता ही नम हुई। ये नमी जूते की वजह से नहीं, जूते पहनाने वाले की मोहब्बत की वजह से थी। जबकि फ़ातिन ने अनान को चेयर पर बिठाकर वो हील उतारी और फिर इसी साइज़ के कुछ और जूते लेकर काउंटर पर गया, जबकि अनान अभी भी साकित सी वहाँ ही बैठी थी। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है अन? फ़िक्रमंदी से अनान के आगे घुटनों के बल बैठते इसके हाथ को नरमी से थामते हुए कहा तो अनान की आंखों से बेसाख्त आंसू बहने लगे, जिन्हें देखकर पल फ़ातिन भी गड़बड़ा गया। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है क्या? फ़ातिन के सर्द लहजे में अनान ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया और इर्द गिर्द निगाह दौड़ाकर सबको देखा। किसी को अपनी जानिब तवज्जो न पाकर फ़ातिन को देखा, जो परेशानी से अनान को ही देख रहा था। फिर झुककर नरमी से फ़ातिन के होठों को छूकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, जबकि फ़ातिन पहले तो हैरानी और समझ आने पर मुस्कुराते हुए अनान को देखने लगा। घर चलते हैं, मुझे कुछ और नहीं लेना। अनान के कहने में फ़ातिन ने घूर कर इसे देखा। न जाने कपड़ों के कितने ही बैग वो गाड़ी में रख कर आया था, जिसमें हयाम, निबाल, मायसा और दानियल, हसाम बसाम और अनान ने अपने बेबी के लिए शॉपिंग की थी। अगर नहीं की थी तो वो था मासूम शौहर और अपने लिए भी सिर्फ जूते ही लिए। फ़ातिन ने जैसी गाड़ी रोड पर डाली तो अनान ने इसका हाथ स्प्रिंग से हटाकर इसकी गोद में बैठकर अपने दोनों बाजू फ़ातिन की गर्दन पे हाइल करके चेहरा फ़ातिन की गर्दन पे छुपा लिया। मैं बहुत तंग करती हूँ नफ़ा,
अनान की सरगोशी पर फ़ातिन ने नज़र झुकाकर इसके सर को देखा। बहुत ज़्यादा। फ़ातिन ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तो अनान ने अपने दांत फ़ातिन की गर्दन पे गाड़ दिए। उफ़ जंगली बिल्ली। अपना हाथ स्ट्रिंग्स से हटाकर अनान के बालों पर उछाकर इसका चेहरा सामने करते दांत कचकचाकर कहा। तो अनान की खूबसूरत हंसी गूंजी। बीवी के ऐसे सवाल का मतलब होता है शौहर का हर बात से इनकार करके इसका दिल रखना, ना कि बेशर्मों की तरह इस बात में सर हिलाना। अनान के मुंह बचोर कर कहने पे फ़ातिन ने नरमी से अनान के होठों को छूकर नज़रें सड़क पर मरकूज़ कर दी। समझ गया मैं, अब से तुम जो भी कहोगी इससे इनकार करना है। फ़ातिन ने समझने वाले अंदाज में ज़ोमैनी लहजे में कहा, जिसे समझे बगैर अनान ने इस बात में सर हिलाकर आंखें मूंद ली, जबकि फ़ातिन ने गाड़ी के ब्लैक मिरर होने पर शुक्र अदा किया, वरना अपनी बीवी की बेवक्त की मोहब्बत जागने पर घर के अलावा पूरे शहर में भी फ़ातिन ने जन मुरीद मशहूर हो जाना था। सना और फ़राह को रेस्टोरेंट से निकलते देखकर हयाम ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और जैसे ही इनकी गाड़ी आगे बढ़ी तो उनका पीछा शुरू कर दिया। अपने मोबाइल से हसाम को और अपनी टीम को मैसेज कर दिया, क्योंकि वो दोनों शहर से दूर कहीं जा रही थी और आज हयाम किसी के इंतज़ार में ही मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। मैसेज करने के फ़ौरन बाद ही हसाम की कॉल आने लगी, लेकिन हयाम ने जैसी अटेंड की नेटवर्क के बायस कॉल कट गई। एक दो बार ट्राई करके हयाम ने मोबाइल साइड पर रखा और गाड़ी फरार लोगों से कुछ फासले पर रुकी, जो एक सुनसान सी जगह पर दाखिल हो रही थी। अपनी गन निकाल कर लोड की और गाड़ी से बाहर निकल आई।